मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके यूनिट और उसके डायमेंशन के बारे में बात किया था और ये भी कहा था कि इसको आप याद रखेंगे। हम चाहते हैं एक बार रिकैप करें। फिजिक्स में केवल 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इनका तो आप ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन याद रख सकते हैं, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी की संख्या बहुत है। तो जब इतना सारा डिराइव्ड क्वांटिटी है तो क्या ये संभव है कि सबका हम फॉर्मूला, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन याद रखें? संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन याद रखेंगे और बाकी सबका केवल फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी। अभी देखिए, हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस टेबल को आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? लेंथ। लेंथ को हिंदी में क्या कहेंगे? लंबाई। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। और इसका डायमेंशन क्या होता है? एल। तो लेंथ जब हम बोलते हैं तो लेंथ में लेंथ फैमिली का जितना मेंबर है, चाहे ब्रेथ हो, हाइट हो, डेप्थ हो, थिकनेस हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस हो, सरकमफेरेंस हो, डायमीटर हो, डायगोनल हो, पेरीमीटर हो, ये सब आ जाता है। अगर लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है तो ब्रेथ का भी ऐसा यूनिट मीटर होगा। अगर लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है तो हाइट का भी सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होगा। अगर लेंथ का डायमेंशन एल है तो रेडियस या डायगोनल या डायमीटर या डिस्टेंस, ये सब का डायमेंशन एल होगा। यानी लेंथ कहने का मतलब हो गया लेंथ फैमिली का सारा मेंबर। ठीक है। सेकंड क्या है? मास। मास को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान। तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है? मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। मास का एसआई मात्रक है किलोग्राम, जिसका सिंबल है केजी। इसका सीजीएस यूनिट है ग्राम, जिसका सिंबल है जीएम, और इसका डायमेंशन है एम। तो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, डायमेंशन एल। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, सीजीएस यूनिट ग्राम, और इसका डायमेंशन हो गया एम। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, जिसका सिंबल है एस। सीजीएस यूनिट भी सेकेंड होता है और इसका डायमेंशन है टी। करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर। इसका सीजीएस यूनिट नहीं है, इसका डायमेंशन आई या ए होता है। याद रखिएगा, ए का मतलब एम्पियर होता है ना, तो एम्पियर का पहला लेटर ए हो गया, सब कैपिटल लेटर में। टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। इसका सीजीएस यूनिट नहीं है और इसका डायमेंशन है के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला। ठीक है, इसका सिंबल हो गया सीडी। इसका सीजीएस यूनिट नहीं होता है, इसका डायमेंशन है सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, इसका ऐसा ही मात्रक है मोल। सीजीएस यूनिट नहीं है और इसका डायमेंशन है एमओएल। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन आपने याद कर लिया होगा। अगर याद नहीं किया है तो इसको फटाफट याद कर लीजिए, क्योंकि इसको याद नहीं रखेंगे तो आगे डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने में प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, अगला है डिराइव्ड क्वांटिटीज, देयर यूनिट एंड डायमेंशन। व्युत्पन्न राशियां, उनके मात्रक तथा विमा। तो डिराइव्ड क्वांटिटी की संख्या बहुत है। हम लोग यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। तो इसका यहाँ पर हम जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डिस्कशन करेंगे, इसका तो आपको सब कुछ याद रखना है। जैसे यहाँ पर हमने पहला डिराइव्ड क्वांटिटी लिया वेलोसिटी, इसका आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एसआई यूनिट भी याद रखना पड़ेगा, सीजीएस यूनिट भी याद रखना पड़ेगा और डायमेंशन भी याद रखना पड़ेगा। तो ये चारों चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फिर एसआई यूनिट है, फिर सीजीएस यूनिट है, फिर डायमेंशन है, ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारा है, क्या सारे का ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा? तो नहीं, यहाँ पर हम लोग जो इंपॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे केवल उसका याद रखना है। बाकी का आगे के क्लास में हम बताएंगे, बाकी का केवल फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? वेग। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका ऐसा यूनिट निकालना है। अब वेलोसिटी का सिंबल हो गया v, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हो गया s, टाइम का सिंबल हो गया t। अब हमको वेलोसिटी का अगर ऐसा यूनिट लिखना है
या सीजीएस यूनिट लिखना है या डायमेंशन लिखना है, कुछ भी लिखना है तो इसके फॉर्मूला से ही लिखेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर इसके फॉर्मूला में दोनों का एसआई यूनिट डाल दें तो हमको वेलोसिटी का एसआई यूनिट मिल जाएगा। अगर इसके फॉर्मूला में दोनों का सीजीएस यूनिट डाल दें तो वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट मिलेगा। अगर इसके फॉर्मूला में दोनों का डायमेंशन डाल दें तो वेलोसिटी का डायमेंशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ फैमिली का मेंबर है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ समझना है, तो ऊपर लेंथ है नीचे टाइम है, दोनों का ऐसा यूनिट आप बताइए। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड। अब लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। और टाइम का सीजीएस यूनिट होता है सेकेंड। ऊपर आपने टेबल में याद किया है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का सीजीएस यूनिट सेकेंड, तो वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेंथ का डायमेंशन एल, या डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल, टाइम का डायमेंशन टी, एल बाई टी। तो एल बाई टी को हम लिख सकते हैं एल टी माइनस वन, चूंकि टी का पावर वन है, ऊपर जाएगा माइनस वन होगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, v बराबर एस बाई टी होता है। एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड और डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन। सेकेंड देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बाय समय। ए बराबर होता है डेल्टा वी बाई टी, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ए बराबर डेल्टा वी बाई टी। अब देखिए एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट निकालने के लिए इसके फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा। ऊपर क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी है, और नीचे क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का एसआई यूनिट ऊपर में लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट और टाइम का सीजीएस यूनिट रखेंगे तो एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट मिलेगा। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड क्या मिल गया? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी का डायमेंशन बोलो, एल टी माइनस वन, सब ऊपर लिखा हुआ है, और टाइम का टी, तो एल टी माइनस वन बाई टी, एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। तो इसको आपको याद रखना है अच्छे से, तभी आगे आप बना पाइएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस टू। एक चीज यहां ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने एसआई यूनिट निकाला, सीजीएस यूनिट निकाला और डायमेंशन निकाला। ये तीनों चीज कहां से निकाला? फॉर्मूला से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए, क्या हम एक्सेलरेशन के डायमेंशन से, यानी यहां से, क्या हम एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक निकाल सकते हैं? क्या डायमेंशनल फॉर्मूला से एसआई यूनिट निकल सकता है? तो हाँ, निकल सकता है। देखिए कैसे। एल का मतलब लेंथ, तो लेंथ का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो यहां लिखिए मीटर। टी का मतलब होता है टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, तो लिखिए सेकेंड, और जो पावर है वो भी लिखिए। तो लेंथ का ऐसा यूनिट यहां पर लिखेंगे मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर सेकेंड माइनस टू, तो मीटर सेकेंड माइनस टू को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। फिर यहां पर सीजीएस यूनिट डालिए, दोनों का सीजीएस यूनिट डालिएगा ना, तो आपको वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट मिलेगा। लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड, सेंटीमीटर सेकेंड माइनस टू, यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब है, अभी तो हम फॉर्मूला से आपको सिखा रहे हैं एसआई यूनिट निकालना, सीजीएस यूनिट निकालना, डायमेंशन निकालना, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, तब आप देख पाएंगे कि डायमेंशन से भी हम एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, या एसआई यूनिट से भी हम डायमेंशन लिख सकते हैं। मीटर का मतलब लेंथ हो गया, तो लेंथ के लिए एल लिखेंगे। अब बटे सेकेंड स्क्वायर है, यानी टाइम का स्क्वायर है, तो इसको ऊपर ले जाकर टी माइनस टू लिखेंगे। तो आप एसआई यूनिट से भी डायमेंशन लिख सकते हैं, सीजीएस यूनिट से भी डायमेंशन लिख सकते हैं, डायमेंशन से एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से आप ये तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला से निकालना सीखेंगे, इसको फटाफट याद कर लीजिए। पिछले क्लास में भी हमने यहां तक पढ़ाया था, अब आगे देखते हैं।
थर्ड नंबर है फोर्स। फोर्स को हिंदी में बल कहते हैं और इसका सिंबल है F। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। F बराबर मास का सिंबल है M, एक्सेलरेशन का सिंबल है A, F इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका SI यूनिट कैसे निकालेंगे? तो फोर्स का SI मात्रक निकालने के लिए आप इसके फॉर्मूला में जाइए और यहाँ पर दोनों का SI यूनिट डालिए। अगर हम मास का SI यूनिट लिखें तो क्या लिखेंगे? kg। तो हमने यहाँ पर देखिए लिखा है kg। एक्सेलरेशन का SI यूनिट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी अभी हमने एक्सेलरेशन का SI यूनिट आपको सिखाया है। तो मास का SI यूनिट हो गया kg और एक्सेलरेशन का SI यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब फोर्स का SI यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? फोर्स का SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हुआ? तो मास का SI यूनिट kg हुआ, एक्सेलरेशन का SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीच में देखिए मल्टीप्लाई है तो kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनके सम्मान में फोर्स का SI मात्रक न्यूटन रखा गया। जैसे हम लोग किसी बड़े व्यक्ति के सम्मान में उनके नाम पर कुछ जगह का नाम या कुछ रोड का नाम रखते हैं। जैसे पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान, तो संजय गांधी के नाम पे रखा गया। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी जी के पर रखा गया। उसी तरह से फिजिक्स में फोर्स का SI मात्रक ये जो न्यूटन रखा गया, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनके सम्मान में बल के SI मात्रक को हम न्यूटन कहते हैं। और न्यूटन का सिंबल क्या हो गया? N। तो यानी फोर्स का SI मात्रक या तो आप kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं या आप सीधा न्यूटन कह सकते हैं। जो आसान हो वही बोलिए, लेकिन याद रखिए दोनों, समझ के दोनों को रखिए। तो बल का SI मात्रक न्यूटन बोलना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि न्यूटन को अगर हम तोड़ के बोलें तो क्या बोलेंगे? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलते हैं CGS मात्रक। बल का CGS मात्रक कैसे निकालें? हाउ टू फाइंड द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले मास का CGS यूनिट बताओ क्या होगा? तो मास का CGS यूनिट होगा ग्राम, एक्सेलरेशन का CGS यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का CGS यूनिट हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ टू फाइंड द CGS यूनिट ऑफ फोर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फॉर्मूला and now put the CGS unit of mass and acceleration. When we will put the CGS unit of mass and acceleration, we will get the CGS unit of force. What is the CGS unit of mass? CGS unit of mass is gram and the CGS unit of acceleration is centimeter per second square. That means the CGS unit of force will be gram centimeter per second square, which is specially called dyne. यानी बल का जो CGS मात्रक है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको हम विशेष रूप से डाइन भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बल का SI मात्रक बोलो तो आप न्यूटन बोलिए। हाँ, अगर तोड़ के बोलना हो तो बोलिए kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। बल का CGS मात्रक तो डाइन बोलिए, इसको तोड़कर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब रहा फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन भी इसके फॉर्मूला से ही निकलेगा। मास का डायमेंशन हो गया m, तो यहां पर मैंने लिख दिया m। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन है LT-2, तो यहां लिख दिया LT-2। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT-2। फोर्स का क्या डायमेंशन हो गया? MLT-2। मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT-2। आप चाहें तो इसको बड़ी ब्रैकेट में घेर दें या अभी रहने दें, ऐसे घेर के लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया ma, SI यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, दोनों एक ही चीज़ है, न्यूटन बोलो चाहे ये बोलो, बात एक ही है। CGS यूनिट हो गया डाइन, इसको आप ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसका डायमेंशन हो गया MLT-2। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है वर्क या एनर्जी। वर्क को हिंदी में कार्य कहते हैं। वर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्य। एनर्जी को कहते हैं ऊर्जा। ठीक है, वर्क का सिंबल हो गया W, एनर्जी का सिंबल हो गया E। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हिंदी में कहेंगे बल, डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे विस्थापन। फोर्स का सिंबल हो गया F, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हो गया S, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया Fs या एनर्जी का फॉर्मूला हो गया Fs। ठीक है, अब वर्क या एनर्जी, इसके फॉर्मूला से आपको इसका SI यूनिट लिखना है। तो बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस। तो वर्क का SI मात्रक कहाँ से निकलेगा? फॉर्मूला से निकलेगा। अब बताइए दोनों का SI यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, तभी तो इसका SI यूनिट मिलेगा। फोर्स का SI मात्रक क्या आपने पढ़ा है? न्यूटन, तो न्यूटन लिखिए। और डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या पढ़ा है? मीटर, तो यहाँ मीटर लिखिए। तो बताइए वर्क का SI मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ होता है, याद रखिएगा, तो लेंथ का SI यूनिट मीटर, तो वर्क का SI यूनिट न्यूटन मीटर, जिसको हम क्या कह सकते हैं? जूल। ये जूल भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है। तो वर्क या एनर्जी का जो SI मात्रक होता है जूल, वो उस साइंटिस्ट के सम्मान में ये रखा गया। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर फोर्स का SI यूनिट न्यूटन आपने लिखा है, क्या हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं? यहां पर देखिए फोर्स का SI यूनिट न्यूटन भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर यहां पर हम फोर्स का SI यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखें, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो भी इसका SI यूनिट लिख सकते हैं। लेकिन अभी आपको हमने बताया था कि फोर्स का SI मात्रक जो आसान हो वही बोलना है। न्यूटन आसान है तो न्यूटन बोलिए, CGS यूनिट फोर्स का क्या बोलना है? डाइन बोलना है। तो यहाँ देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का SI यूनिट आपको सिंपली न्यूटन लिखना है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर लिखना है, तो न्यूटन मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं? जूल। अब देखिए फोर्स का CGS यूनिट क्या हो जाएगा? डाइन, और लेंथ का CGS यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर, इसको हम क्या कहते हैं? अर्ग, क्या कहेंगे? अर्ग। ठीक है, अब देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायमेंशन मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क का डायमेंशन मिलेगा या एनर्जी का डायमेंशन मिलेगा। तो फोर्स का डायमेंशन अभी अभी आपने पढ़ा क्या होता है? MLT-2 यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, इंटू फिर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है तो इंटू L, तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करिए, L इंटू L हो गया L स्क्वायर, तो ML²T-2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन L, तो L इंटू L L²T-2। तो वर्क का डायमेंशन होता है ML²T-2। वर्क का SI यूनिट हो गया जूल, जिसको तोड़कर न्यूटन मीटर बोलेंगे। वर्क का CGS यूनिट होता है अर्ग, जिसको तोड़कर डाइन सेंटीमीटर बोलेंगे। अगला जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो है टॉर्क, TORQUE। इसको क्या कहेंगे? टॉर्क। टॉर्क को हिंदी में कहते हैं बलाघुर्न। इसका सिंबल है टाउ, ये सिंबल हम पढ़ा चुके हैं। ये सिंबल को क्या पढ़ते हैं? टाउ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को क्या कहेंगे? बल, गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहेंगे लांबिक दूरी। फोर्स का सिंबल हो गया F, और डिस्टेंस का सिंबल यहां पर R हमने यूज किया। तो टॉर्क एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका सिंबल होता है टाउ, टाउ बराबर होता है FR यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब चलता है टॉर्क का SI यूनिट। तो टॉर्क का SI यूनिट यहां से निकलेगा फॉर्मूला से। फोर्स का फॉर्मूला हो गया, फोर्स का SI यूनिट हो गया न्यूटन, और ये जो लांबिक दूरी है, तो लांबिक दूरी हो या कोई भी दूरी हो, दूरी का मतलब लंबाई होता है, डिस्टेंस का मतलब लेंथ होता है, पढ़ाए थे। तो ये लांबिक दूरी जो R है, इस R को लेंथ समझना है, और लेंथ का SI यूनिट मीटर होगा। ठीक है, तो टॉर्क का SI मात्रक न्यूटन मीटर हो गया। उसी तरह से टॉर्क का CGS यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का CGS यूनिट हो गया डाइन, और लेंथ का CGS यूनिट हो गया सेंटीमीटर। तो SI यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, CGS यूनिट हो जाएगा, न्यूटन के जगह डाइन बोलना है, मीटर के जगह सेंटीमीटर बोलना है। अब डायमेंशन देखिए, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है?
फोर्स का डायमेंशन होता है ml/t-2 इंटू लेंथ का डायमेंशन l। अब यहां देखिए l 2 बार आ गया, l इंटू एल को हम क्या लिखेंगे l², तो ml²t-2। अब एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि वर्क या एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो भी न्यूटन मीटर है ना, और टॉर्क का जो एसआई यूनिट निकला ये भी न्यूटन मीटर निकला। उस न्यूटन मीटर को हमने जूल कहा, क्या इसको हम जूल कह सकते हैं? तो नहीं। जब हम जूल बोलते हैं तो जूल का मतलब होता है वर्क या एनर्जी का एसआई यूनिट, ठीक है। टॉर्क का एसआई यूनिट जूल नहीं होता, यानी ये जो जूल नाम के वैज्ञानिक थे उनके नाम का इस्तेमाल केवल वर्क या एनर्जी के एसआई मात्रक को रिप्रेजेंट करने में होता है। टॉर्क का एसआई यूनिट आप जूल नहीं लिख सकते। हालांकि टॉर्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है, वर्क का भी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर है, लेकिन वर्क के एसआई मात्रक न्यूटन मीटर को हम जूल कहेंगे, टॉर्क के एसआई यूनिट न्यूटन मीटर को हम जूल नहीं कह सकते। टॉर्क का एसआई यूनिट कोई पूछेगा तो आपको न्यूटन मीटर ही बोलना पड़ेगा, लेकिन वर्क का एसआई मात्रक पूछेगा तो आप न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। लेकिन जूल चूंकि ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा लोग जूल बोलना पसंद करते हैं, जूल बोलने में आसान है, इसलिए जूल बोला जाता है। वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग बोला जाता है, अर्ग को तोड़कर अगर बोलें तो डाइन सेंटीमीटर बोलेंगे। तो ये सब बात को अच्छे से समझते हुए आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, वर्क या एनर्जी का डायमेंशन होता है ml²t-2, टॉर्क का डायमेंशन भी होता है ml²t-2। क्लियर है? अब देखिए एक चीज यहां पर समझिए, एनर्जी कई तरह का होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत तरह का एनर्जी है, ऊर्जा के कई रूप हैं। तो जितना भी एनर्जी है सब का ऐसा यूनिट जूल ही होगा, सब का सीजीएस यूनिट अर्ग ही होगा, और सब का डायमेंशन ml²t-2 ही होगा। किसी ने आपसे पूछ दिया बताओ पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला, तो पोटेंशियल एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन वही होगा जो एनर्जी का होता है, यानी वर्क का होता है, ml²t-2 आपको बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया। एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं, इसका सिंबल है ए। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू बी। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेथ। अब लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, और चौड़ाई का मतलब भी तो लंबाई हुआ, तो चौड़ाई का भी ऐसा ही मात्रक मीटर, तो मीटर गुने मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और L इंटू एल, लेंथ का डायमेंशन L, अब ब्रेथ का मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन L, L इंटू एल, L स्क्वायर। तो एरिया का ऐसा यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमेंशन हो गया L स्क्वायर। नेक्स्ट है वॉल्यूम। सबको याद करना है, जब तक याद नहीं करोगे आगे फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको हम बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं। इसको समझ गए हो तो अच्छे से याद कर लेना। याद करने में थोड़ा मेहनत होगा, लेकिन एक बार याद कर लोगे तो फिर यहाँ से आपका फिजिक्स स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम को क्या कहेंगे आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। इसका सिंबल हो गया V बराबर L इंटू बी इंटू एच। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब, फिर सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, और L इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। तो वॉल्यूम का ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर क्यूब, डायमेंशन हो गया L क्यूब। नेक्स्ट क्या है प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में कहेंगे दाब, इसका सिंबल है P। फोर्स बाय एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये जो लाइन है इसको आप बटे पढ़ते हैं, बटे या डिवीजन लाइन है ये, इसको हम जब डिफाइन करेंगे तो इसको हम पर यूनिट पढ़ते हैं। पर यूनिट को हिंदी में कहते हैं प्रति एकांक। तो फोर्स इसको पढ़ेंगे पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। पर यूनिट मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया F बाई ए। अब दोनों का ऐसा यूनिट डालिए, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया
प्रेशर का एसआई मात्रक फॉर्मूला से निकलेगा, दोनों का एसआई मात्रक बोलो। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको विशेष रूप से पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। यह भी एक साइंटिस्ट है। तो प्रेशर का एसआई मात्रक पास्कल होता है, आप चाहें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला याद रहेगा तो तीनों चीज आप फटाफट निकाल सकते हैं। प्रेशर का सीजीएस यूनिट कैसे निकालें? तो दोनों का सीजीएस यूनिट रखेंगे। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन और एरिया का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। यानी प्रेशर का एसआई मात्रक हो गया पास्कल, सीजीएस यूनिट हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt - 2 यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया का डायमेंशन अभी अभी मैंने निकाला है L स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक L है और यहाँ L का स्क्वायर है, कैसे सॉल्व करें? तो पहले m लिखेंगे, m लिख दिए, फिर L लिखेंगे, लेकिन L दो जगह है, तो सॉल्व कैसे करें? यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, तो ऊपर नीचे बेस सेम है, पावर घटेगा, ऊपर 1 है नीचे 2 है, ये 2 ले जाके घटा दो तो 1 - 2 -1 हो जाएगा और t -2। तब प्रेशर का डायमेंशन हो गया m L - 1 t - 2। प्रेशर का क्या डायमेंशन हो गया? m L - 1 t - 2। नेक्स्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइकिल्स बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है चक्करों की संख्या बटे समय। फ्रीक्वेंसी का सिंबल है F, या एक और सिंबल है इसका न्यू। इस सिंबल को न्यू पढ़ते हैं। पीछे के लेक्चर में आपको हमने सारा सिंबल बता दिया था, इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं न्यू। तो फ्रीक्वेंसी का दो सिंबल है, कभी कभी F से डिनोट करते हैं, स्मॉल f। कैपिटल F से हम फोर्स को डिनोट करते हैं, कैपिटल F से फोर्स को डिनोट करते हैं, स्मॉल f से फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल हो गया स्मॉल f, या इसका एक सिंबल है न्यू। नंबर ऑफ साइकिल, साइकिल का मतलब होता है चक्कर। जैसे आप गोल गोल घूमते हैं ना, तो वो चक्कर लगाते हैं, तो चक्करों की संख्या बटे समय। चक्करों की संख्या को n कहेंगे और समय को t कहेंगे, n/t। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n/t, जहां n है चक्करों की संख्या यानी नंबर ऑफ साइकिल और t है टाइम। ठीक है, अब इसका हम SI यूनिट निकालेंगे। तो ऊपर क्या है? नंबर ऑफ साइकिल, तो साइकिल लिख दिए। आप नीचे क्या है? टाइम। टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड, तो साइकिल पर सेकेंड यानी CPS। इसका SI यूनिट क्या होता है? साइकिल पर सेकेंड, जिसको हम विशेष रूप से क्या कहेंगे? हर्ट्ज। क्या कहेंगे? हर्ट्ज। हर्ट्ज का सिंबल हो गया HZ। फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट होता है हर्ट्ज या CPS। CPS का मतलब साइकिल पर सेकेंड। जैसे मान लीजिए एक लड़का है जो एक वृत्त पर बार बार गोल गोल घूम रहा है, या कोई वस्तु है जो एक वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, उसका फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। तो 5 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि 5 CPS। हर्ट्ज का मतलब CPS, 5 साइकिल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो 5 बार घूम रहा है। किसी का फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, इसका मतलब एक सेकेंड में 10 बार घूम रहा है, यानी CPS को ही हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, इसका CGS यूनिट क्या होगा? तो चूंकि टाइम का SI यूनिट सेकेंड, CGS यूनिट भी सेकेंड होता है। ऊपर है नंबर ऑफ साइकिल, साइकिल पर सेकेंड, यानी इसका SI यूनिट भी CPS होता है, CGS यूनिट भी CPS होता है। ठीक है, लेकिन CGS यूनिट को हर्ट्ज नहीं कहेंगे, केवल SI यूनिट को ही हर्ट्ज कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट होता है हर्ट्ज यानी साइकिल पर सेकेंड, इसका CGS यूनिट भी CPS होता है। अब इसका डायमेंशन देख लो। ऊपर है n का मतलब नंबर ऑफ साइकिल। तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दुनिया में जितना भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, किसी का ना तो यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। तो ऊपर नंबर ऑफ साइकिल है, इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, डायमेंशन कुछ नहीं होगा, तो इसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा मतलब 1 होगा। अगर किसी भी चीज का डायमेंशन नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? 1 होगा। तो ऊपर n है, n का मतलब नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, तो नहीं होता है मतलब 1 होता है। और नीचे क्या है? टाइम का डायमेंशन क्या लिखेंगे? t। तो 1/t को क्या लिखेंगे? t - 1। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया t - 1। याद रहेगा? फॉर्मूला पहले याद करो, नंबर ऑफ साइकिल बाय टाइम n/t,
एन यानी ऐसा यूनिट हो गया साइकिल पर सेकंड जिसको हर्ट्ज कहते हैं, सीजीएस यूनिट हो गया सीपीएस, डायमेंशन हो गया 1/t t-1। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी को कहते हैं, इसका फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, d बराबर m बाई भी। m का मतलब मास, v का मतलब वॉल्यूम। मास का ऐसा मात्रक kg, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है? डेंसिटी का सीजीएस यूनिट निकालना है, तो मास का सीजीएस यूनिट क्या होगा? ग्राम। अब वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिखते हैं। जब 2c आ जाए तो 2c का मतलब हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर भी बहुत लोग बोलते हैं, तो ग्राम पर सीसी। डेंसिटी का एसआई मात्रक हो गया केजी पर मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको ग्राम पर सीसी भी लिखते हैं। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है तो फॉर्मूला से निकालिएगा। मास का डायमेंशन हो गया m और वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया एल क्यूब। इस एल क्यूब को ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो एम एल माइनस। डायमेंशन को कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता है, डायमेंशन जब भी लिखा जाएगा सबको ऊपर ले आके लिखना होगा। तो एम एल माइनस 3, यहाँ भी देखिए टी नीचे था, इसको ऊपर ले आके लिखे हैं। डायमेंशन कभी भी बटे में नहीं लिखा जाता है, सबको ऊपर ले जाके लिखना होगा। तो डेंसिटी का डायमेंशन हो गया एम एल माइनस 3। ठीक है, अब देखिए आगे। इलेवन नंबर है चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला होता है करेंट इनटू टाइम। चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं, करेंट को विद्युत धारा या धारा कहते हैं, टाइम को समय कहते हैं। चार्ज का सिंबल क्यू, क्यू का मतलब चार्ज, आई का मतलब करेंट, टी का मतलब टाइम। क्यू बराबर आई टी यानी चार्ज बराबर करेंट इनटू टाइम। अब दोनों का ऐसा यूनिट बोलो तभी तो चार्ज का ऐसा यूनिट लिखेंगे। तो करेंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हो गया? एम्पियर सेकेंड, जिसको हम लोग विशेष रूप से कूलम्ब बोलते हैं। कूलम्ब का सिंबल है सी। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, जिसको हम एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं। चार्ज का सीजीएस यूनिट कैसे लिखें? दोनों का सीजीएस यूनिट लिखना होगा। करेंट का सीजीएस यूनिट नहीं होता है, जबकि टाइम का सीजीएस यूनिट सेकेंड होता है। तो इसका नहीं होता है, इसका होता है। जब तक दोनों का नहीं होगा तब तक तो इसका नहीं होगा। इसलिए चार्ज का सीजीएस मात्रक तभी होगा जब करंट का भी सीजीएस यूनिट हो, टाइम का भी हो। लेकिन करंट का सीजीएस यूनिट नहीं होता, इसलिए चार्ज का सीजीएस यूनिट नहीं होगा। यहां पर हमने ब्लैंक छोड़ दिया। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर सेकंड, जिसको कूलम कहते हैं। अब देखो चार्ज का डायमेंशन कैसे लिखेंगे। करंट का डायमेंशन होता है आई या ए भी होता है, और टाइम का टी होता है। तो चार्ज का डायमेंशन हो गया आई टी या फिर ए टी भी लिख सकते हैं आप, और ए टी। चार्ज का डायमेंशन होता है आई टी या ए टी, आपको जो मन है वो लिखिए। हम आई टी ज़्यादा लिखते हैं, करंट का डायमेंशन आई यूज़ करते हैं हम लोग। एंगल, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क लेंथ बाय रेडियस। एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं। कोण का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, यानी एंगल का सिंबल है थीटा, थीटा बराबर एल बाय आर। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक फॉर्मूला से निकालिए तो क्या निकलेगा? लंबाई, ऊपर क्या है? चाप की लंबाई, तो एल हो गया, और नीचे क्या है? रेडियस, ये आर हो गया। अब लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर,
और रेडियस जो है इसका भी मतलब तो ये लेंथ फैमिली का मेंबर है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर। तो मीटर बटे मीटर कैंसिल होकर क्या बचा, कुछ नहीं, यानी 1 बचा। यानी थीटा का SI मात्रक कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, याद रखिए एंगल अपवाद है, इसका SI मात्रक रेडियन होता है जिसका सिंबल है RAD। अब आप कहिएगा कि अभी तक तो आप फार्मूला से निकाल रहे थे SI यूनिट, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर मीटर, मीटर मीटर कट गया तो रेडियन कहाँ से आ गया। भाई ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। एंगल का SI मात्रक रेडियन होता है। एंगल का इसका SI यूनिट अगर आप फार्मूला से निकालेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी इसका SI यूनिट रेडियन होता है। एंगल का CGS यूनिट नहीं होता है। एंगल का डायमेंशन निकालो, ऊपर L, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L, रेडियस का भी डायमेंशन L होगा, चूंकि रेडियस का भी मतलब लेंथ, L/L कट गया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, यानी M0 L0 T0। अब इस पूरे बात को एक बार हम समझा देते हैं अच्छे से। मान लो ये एक सर्किल है, ये क्या है, एक सर्किल है, वृत्त है, और ये इस वृत्त का केंद्र है, सेंटर है। मान लीजिए यह एक छोटा सा हमने चाप लिया, इस चाप का नाम है AB। ये चाप क्या है, AB। तो चाप का जो लंबाई है इसी को हम L कहते हैं, और ये जो रेडियस है O से A के बीच की दूरी को रेडियस कहेंगे, या O से B तक के दूरी को रेडियस कहेंगे। तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है इसको थीटा कहेंगे। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, L/R। थीटा का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। इसका SI मात्रक क्या होना चाहिए, मीटर, रेडियस का भी SI यूनिट मीटर, कट के 1 बचा, यानी कुछ नहीं, लेकिन इसका SI यूनिट क्या होता है, रेडियन। एंगल का SI मात्रक रेडियन होता है जिसका सिंबल है RAD। इसका CGS यूनिट नहीं होता है। इसका डायमेंशन लिखेंगे तो थीटा का अगर हमको डायमेंशन लिखना है तो L का डायमेंशन और R का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन रखना होगा। थीटा बराबर L/R, तो थीटा का जो डायमेंशन होगा वो L और R दोनों का डायमेंशन रखना होगा। लेंथ का डायमेंशन L और रेडियस का भी डायमेंशन L, चूंकि रेडियस का भी मतलब लेंथ। तो ये 1 है, ये 1 है, बेस सेम है, ये पावर घट गया तो L पर पावर 1 - 1 0, L पर पावर 0। तो L पर पावर 0 कितना होता है, 1। याद रखिए किसी भी चीज पर 0 पावर 1 होता है। X पर पावर 0 1, Y पर पावर 0 1, M पर पावर 0 1। तो ये L/L कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। 1 को लिख सकते हैं L पर पावर 0, 1 को लिख सकते हैं 1 × 1 × 1, 1 को लिख सकते हैं M पर पावर 0, L पर पावर 0, T पर पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। यानी एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल का डायमेंशन कुछ नहीं होता। M0 L0 T0 का मतलब 1 × 1 × 1 यानी 1, यानी एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एंगल एक विमाहीन राशि है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। और जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता उसका डायमेंशन 1 लिखा जाता है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इससे पहले आपने देखा था नंबर ऑफ साइकिल, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता तो इसका डायमेंशन 1 लिखेंगे। दुनिया में जितना भी संख्या है, जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 10, कोई पूछेगा 10 का डायमेंशन बोलो तो 10 का डायमेंशन होगा ही नहीं, नंबर का डायमेंशन नहीं होता। इसलिए 10 का डायमेंशन 1 लिखेंगे, या नहीं तो M0 L0 T0 लिखेंगे, क्योंकि M पर पावर 0 भी 1 हुआ, 1 × 1 × 1 1। जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा उसका डायमेंशन 1 लिखो, या M0 L0 T0 लिखो, या सीधा बोल दो भाई डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो एंगल हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम। पावर का डिफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इसको क्या पढ़ते हैं, पर यूनिट यानी प्रति एकांक। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर को हिंदी में शक्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। पावर का सिंबल है P, जिसका ये हो जाएगा W/T। पावर का फॉर्मूला हो गया P = W/T यानी वर्क बाय टाइम। वर्क का ऐसा मात्रक जूल, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, पावर का ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, वाट। पावर के ऐसा ही मात्रक को वाट कहा जाता है, जिसका सिंबल है W।
वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, याद रखना। 5 वाट मतलब 5 जूल पर सेकंड। अगर किसी व्यक्ति का पावर 5 वाट है तो इसका मतलब 5 जूल पर सेकंड हुआ। 5 जूल पर सेकंड का मतलब वह 1 सेकंड में 5 जूल का काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 10 जूल काम करेगा तो उसका पावर होगा 10 जूल पर सेकंड, यानी 10 वाट होगा। जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं। पावर का सीजीएस यूनिट निकालो। वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग होगा, टाइम का सीजीएस यूनिट सेकंड होगा, तब पावर का सीजीएस यूनिट होता अर्ग पर सेकंड। पावर का डायमेंशन निकालो, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। वर्क का डायमेंशन होता है ml² t-2, आपको हमने पहले ही बताया है। टाइम का डायमेंशन t हो गया। अब देखो यहाँ भी t है, यहाँ भी t है। ये जो 1 पावर है, ये 1 पावर यहाँ घटेगा तो -2 में -1 घटेगा तो -3 होगा। तब पावर का डायमेंशन हो गया ml² t-3। ये सब कुछ फॉर्मूला से निकल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। विभव, पोटेंशियल को हिंदी में विभव कहते हैं, वर्क को हिंदी में कार्य कहते हैं, चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। वर्क का सिंबल हो गया W, चार्ज आवेश, ऊपर हमने बताया था ना चार्ज का सिंबल है Q। V बराबर W/Q। V का मतलब वेलोसिटी नहीं है, V का मतलब वॉल्यूम भी नहीं है, V का मतलब पोटेंशियल है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज। अब देखो वर्क का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, यानी पोटेंशियल का विभव का ऐसा ही मात्रक होगा जूल पर कूलम। वर्क का ऐसा ही मात्रक जूल, चार्ज का ऐसा ही मात्रक कूलम, जूल पर कूलम, जिसको क्या कहते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। 5 वोल्ट का मतलब हो गया 5 जूल पर कूलम। 10 वोल्ट का मतलब हो गया 10 जूल पर कूलम माने 1 कूलम। 10 वोल्ट का मतलब 10 जूल पर कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज पर किया गया कार्य 10 जूल है। अब चलते हैं सीजीएस यूनिट। वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, चार्ज का सीजीएस यूनिट होता ही नहीं है। तो जब तक दोनों का सीजीएस यूनिट नहीं डालोगे इसका सीजीएस यूनिट नहीं होगा। वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, चार्ज का सीजीएस यूनिट होता ही नहीं है, तो इसका सीजीएस यूनिट नहीं होगा। अब इसलिए यहाँ पर हमने ब्लैंक छोड़ दिया। वर्क का डायमेंशन होगा ml² t-2, चार्ज का डायमेंशन होगा IT या AT भी लिख सकते हैं। अब देखो पहले m लिख दो, फिर l का स्क्वायर लिख दो। टाइम दो जगह है तो यहाँ पर 1 पावर है, घटेगा तो t-3 होगा, और लास्ट में I लिख दो। I को ऊपर ले जाके लिखोगे, यहाँ I का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा। तो बताइए इसका डायमेंशन क्या हो गया, ml² t-3 I-1। पोटेंशियल का डायमेंशन क्या हो गया, ml² t-3 I-1। पावर का डायमेंशन क्या हो गया, पावर का डायमेंशन हो गया ml² t-3। देखिए यहाँ पर पावर का डायमेंशन होता है ml² t-3, पोटेंशियल का डायमेंशन होता है ml² t-3 I-1, यानी कि पावर का जो डायमेंशन होता है वो लिख दो, फिर I-1 डाल दो। पावर का डायमेंशन याद कर लो ml² t-3, पोटेंशियल का खुद याद हो जाएगा ml² t-3 I-1। जो पावर का होता है वही पोटेंशियल का भी होगा, लेकिन I-1 एक्स्ट्रा जोड़ देना। इस तरह से टेक्निक लगा के आप इसको किसी भी तरह याद कर लो। जब तक याद नहीं करोगे आगे प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर का मतलब रेखीय, लाइन को रेखा कहते हैं, लीनियर को रेखीय कहते हैं, मोमेंटम को संवेग कहते हैं। तो रेखीय संवेग का सिंबल है P बराबर mv, P बराबर mv। लीनियर मोमेंटम P बराबर मास इनटू वेलोसिटी। मास का ऐसा यूनिट होता है kg, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इसलिए लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड। मास का सीजीएस यूनिट ग्राम, वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो लीनियर मोमेंटम का सीजीएस यूनिट हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का LT-1, तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया mLT-1। बहुत आसान था। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। किसी वस्तु पर जितना बल लगता है और वह बल जितने समय तक लगता है, दोनों के गुणनफल को इम्पल्स कहते हैं।
इम्पल्स को हिंदी में आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुना समय, किसी वस्तु पर लगे बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग का सिंबल है जे। जे का मतलब होता है इम्पल्स। इम्पल्स का सिंबल आई नहीं होता है, जे होता है। जे बराबर FT। यही सब परेशानी होगा स्टार्टिंग में, इम्पल्स का सिंबल आई होना चाहिए लेकिन जे होता है। टॉर्क का सिंबल T होना चाहिए लेकिन टाउ होता है। लीनियर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम का सिंबल M होना चाहिए लेकिन P होता है। तो यह सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। J बराबर F × T। फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन, टाइम का ऐसा यूनिट हो गया सेकेंड, तो इम्पल्स का ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स का CGS यूनिट हो गया डाइन सेकेंड। इम्पल्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन बताओ। फोर्स का डायमेंशन हो गया mL/t-2। टाइम का डायमेंशन T। अब देखो यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, दोनों T मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर ऐड होगा तब -2, और यहाँ पर छुपा हुआ पावर 1 है, -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो इम्पल्स का डायमेंशन mL/t-1। यहां पर देख लो, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है mL/t-1। इम्पल्स का भी डायमेंशन क्या होता है mL/t-1, होता है कि नहीं। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन mL/t-1, इम्पल्स का डायमेंशन mL/t-1। यहां से ऐसा ही मात्रक निकालो, सब का ऐसा यूनिट डालो। मास का ऐसा यूनिट kg, तो यहां पर लिखा हुआ है kg। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, सेकेंड पर पावर -1 को बटे सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो यहां हमने देखा कि डायमेंशन से ऐसा यूनिट निकल गया, यहां पर भी वही डायमेंशन है तो वही ऐसा यूनिट आएगा। अच्छा एक बात बताओ, न्यूटन को अगर हम तोड़ कर लिखें तो क्या लिखेंगे। न्यूटन को अगर हम तोड़ कर लिखें, न्यूटन का मतलब होता है kg m/s²। न्यूटन का मतलब फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का ऐसा ही मात्रक kg, एक्सेलरेशन का मीटर/s इंटू, ये तो न्यूटन हुआ, इंटू सेकेंड है। एक सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच गया, kg मीटर/s। अब देखो तो मास का ऐसा यूनिट kg, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो इसका मतलब इम्पल्स का ऐसा यूनिट हम kg मीटर/s बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लीनियर मोमेंटम का वही ऐसा यूनिट होगा जो इम्पल्स का होगा। अब देखिए डाइन को अगर हम तोड़ेंगे तो डाइन को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर/s²। न्यूटन को तोड़कर क्या लिखते हैं, kg मीटर/s²। डाइन चूंकि CGS यूनिट है तो kg नहीं बोलेंगे, ग्राम बोलेंगे, मीटर नहीं बोलेंगे, सेंटीमीटर बोलेंगे पर/s²। इंटू सेकेंड, एक सेकेंड कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, ग्राम सेंटीमीटर/s। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, दोनों का CGS यूनिट सेम होता है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। अगर आपसे कोई पूछे इम्पल्स का ऐसा ही मात्रक तो आप न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं, शॉर्टकट है, आराम से बोल दीजिए न्यूटन सेकेंड। लेकिन क्या kg मीटर/s लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। न्यूटन सेकेंड को हम kg मीटर/s भी लिख सकते हैं। तो इम्पल्स का दोनों ऐसा यूनिट हम बोल सकते हैं, जो ईजी लगे वो बोलो और प्रैक्टिस सबका करो, सब कुछ याद रखो। लास्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है फोर्स बाय करेंट इनटू लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बल, फोर्स का मतलब बल, करंट का मतलब धारा, लेंथ का मतलब लंबाई। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल M होना चाहिए लेकिन B होता है, याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल B होता है। B बराबर हो गया फोर्स का F होता है, करंट का I होता है, लेंथ का L होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B बराबर F/I × L। फोर्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसको पर पढ़ेंगे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसको हम टेस्ला कहते हैं। ये निकोल टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेट पर बहुत सारा रिसर्च किया था, तो उन्हीं के सम्मान में हम मैग्नेटिक फील्ड के ऐसा ही मात्रक का नाम टेस्ला रखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट टेस्ला आप बोल सकते हैं, टेस्ला। लेकिन टेस्ला के बदले आप न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसका CGS यूनिट नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि करंट का CGS यूनिट नहीं होता। तो जब तक तीनों का CGS यूनिट नहीं रखोगे, इसका CGS यूनिट नहीं मिलेगा। फोर्स का CGS यूनिट डाइन होता है,
लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, लेकिन करंट का सीजीएस यूनिट नहीं होता है, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट नहीं होगा। डायमेंशन लिखो, फोर्स का डायमेंशन होता है mLt-2, करंट का I होता है और लेंथ का L होता है। L कैंसिल हो गया तो क्या बच गया m-t-2, और I को ऊपर ले जाकर लिखो, I पर पावर 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं -1, तो m-t-2 I-1। तो ये 17 डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आपको याद करना है। हम जानते हैं इसको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, सारे बच्चों को हर साल हम पढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसमें हम चैलेंज भी आपको कर रहे हैं कि आप इसको याद करके दिखाओ। अगर दम है तो इसको याद करके दिखाओ। क्या करना, एक कॉपी लेना, इसको बार बार लिखना, समझते हुए लिखना, खुद से डायमेंशन निकालना, फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला से आप एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन निकालना, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो अब आप कहिएगा कि यही 17 को डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसी 17 को लेके चलना है, बाकी को छोड़ देना है? नहीं, बाकी को भी बताएंगे अगले क्लास में। डिराइव्ड क्वांटिटी तो बहुत सारा बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये 17 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो। बाकी जो डिराइव्ड क्वांटिटी बच गया उसका केवल आपको फॉर्मूला याद करना है, जो हम अगले क्लास में बताएंगे, और उस फॉर्मूला के हिसाब से एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट या डायमेंशन कैसे निकालेंगे वो सब बताएंगे, लेकिन उसको याद नहीं रखना है, केवल इस टेबल को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि सबको याद रखना संभव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये दोनों टेबल, एक फंडामेंटल वाला टेबल और एक अभी जो डिराइव्ड वाला टेबल बताएं, फंडामेंटल में केवल 7 है, उसको याद कर लो, डिराइव्ड में ये 17 है, इसको याद कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी डिराइव्ड क्वांटिटी का बताएंगे। थैंक यू।